नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ट्रंप के ऊपर किस बात का विश्वास किया जाए? ट्रंप अचानक से कह देते हैं कि देखिए, ईरान के युद्ध का अंत हो गया। अब आज उनकी हंसी उड़ रही है सोशल मीडिया पर कि वो 40 बार ऐसा कह चुके हैं कि ईरान से युद्ध खत्म हो गया, लेकिन ईरान कहता है कि युद्ध नहीं खत्म हुआ। कभी यूरेनियम की तलाश हो जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कोई एक्सक्यूज आ जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोशिश भरपूर कर रहे हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए और किसी तरीके से उनको छुटकारा मिल जाए। लेकिन अब वो इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि बार बार वो 40 बार बोल चुके हैं। आज सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया गया है कि 40 टाइम्स ही हैज सेड दैट ईरान वॉर हैज एंडेड, लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और एक एक करके उसको समझ लेते हैं कि आखिर क्या रहा है ईरान युद्ध में, और डोनाल्ड ट्रंप के बार बार इस अनाउंसमेंट से आखिर भारत पर किस तरीके का इंपैक्ट पड़ेगा। अब जैसे मार्लो नॉफॉल नाम का एक सोशल मीडिया हैंडल है, उसने कहा कि ट्रंप हैज रिपोर्टेडली मेड द कंसेशन दैट अनलॉक्स द डील, Iran's uranium can stay in Iran. Per Axios, Trump agreed that one option for resolving the enriched uranium standoff is downblending the stockpile inside Iran under UN inspector supervision. That's a major softening from his public demand that the uranium be destroyed or handed over to the US. Any nuclear steps could only happen under a second, more detailed deal with the MOU laying out the framework. The agreed text reopens Hormuz immediately without tolls, restores pre-war shipping within 30 days, lifts the US blockade, and extends a ceasefire 60 days, including Lebanon. The deal brokered by Qatar and Pakistan would be called the Islamabad Agreement, with a possible Vance signing ceremony in Geneva. Mujtaba Khamenei's final sign-off is the last missing piece, and Netanyahu was reportedly left completely in the dark, calling around Washington for information. तो आप देख रहे हैं कि डायनामिक्स कहां से कहां जा रहा है, क्या चीज साइन होने जा रही है। इस्लामाबाद भी इसमें इस समय पूरे पिक्चर में है, लेकिन एक चीज जो मिसिंग है वो है मुज्तबा खामेनाई का फाइनल साइन ऑफ। ये चीज मिसिंग है, और एक चीज दूसरी क्या है कि नेतन्याहू को इन सारी चीजों से बाहर रखा गया है। तो ये एक ट्विटर हैंडल है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ईरान युद्ध में क्या हो रहा है, ट्रंप क्या चाह रहे हैं और चीजें कैसे हो रही हैं। अब एक दूसरा ट्विटर हैंडल आपको दिखाते हैं। वो ट्विटर हैंडल ओपन हो रहा है, और शेल बेन एफ्रीम का, उसने कहा है कि वी आर रिसीविंग लीक्स अबाउट व्हाट इज इन द अग्रीमेंट एंड व्हाट इज आउट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स दिस इज व्हाट इज शेपिंग अप। अब अलग अलग लोग इस पर स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। व्हाट्स इन द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में क्या कहा गया है? 60 days of negotiations on the Iranian nuclear program, Strait of Hormuz opens, military operation cease, US lifts its naval blockade on Iran, sanctions relief for Iran, Iranian assets to be unfrozen gradually. And what's out of the current agreement, यानी कि जो agreement में नहीं है? The Lebanon question, removal of enriched uranium, dismantling enrichment infrastructure, limiting missile production, ending Iran's support for Hezbollah and other proxies. The agreement would be temporary, to be sure, but it would be a massive victory for Tehran, except Israel and allies to do all they can to prevent it from happening. Even if it is agreed, they have 60 days to make sure it does not progress. तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कुछ ना कुछ अग्रीमेंट बन रहा है, क्या उसमें करना है क्या नहीं करना है। और इसीलिए बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अरे ईरान से डील हो गई, सब हो गया, फिर चीजें गिर जाती है क्योंकि एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब आपको एक और ट्विटर हैंडल दिखाते हैं, सैयद मोहम्मद मरांडी का। और इस ट्विटर हैंडल को आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि while the US made a noticeable concession in the text of the agreement on Wednesday and presented it to Iran through the Qatari mediator, it also launched a media and intimidation campaign to suggest that Iran had backed down under the threat of bombardment. But now in the real world, Trump has backed down, accepted the same text from 2 weeks ago, and is awaiting final approval from the Iranian officials. अब उमा शंकर सिंह जो हमारे भारत के पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र करते हुए यही कहा है कि ये देखिए, ट्रम्प्स बिग अनाउंसमेंट
वी हैव एंडेड द वॉर विथ ईरान टुडे। अब वो कई बार इसको कह चुके हैं, कितनी बार बाजार उलट पलट गया इसी तरीके के अनाउंसमेंट से, लेकिन ट्रंप बाज नहीं आए। अब ये एग्रीमेंट की असलियत क्या है, और ट्रंप 40 बार अगर इस तरीके का अनाउंसमेंट कर चुके हैं तो भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा, जिसको इस पर भी हम बात कर लेते हैं। इन सारी चीजों का निचोड़ क्या है? हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो 40 बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि देखिए ईरान से हमारी डील हो गई, और बाद में अंत में यही पता चलता है कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स इधर उधर रह गए हैं, आखिर ये एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा? जी हाँ, होता यह है कि जो बहुत बड़े बड़े राजनेता होते हैं, जिनका अहंकार बहुत बड़ा होता है, उनके साथ समस्या होती है कि वो काम से ज्यादा अपने नाम की चिंता करते रहते हैं। किसी को नाम की अगर बहुत चिंता है तो वो रोज कुछ न कुछ ऐसा शगुफा छोड़ेगा कि वो चर्चा में रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको वो सब चीज में पढ़ना है। कभी कभी चीजें चीजें फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सॉल्व हो जाती हैं। आपके घर में जब आप नहाने के बाद नल बंद करते हैं तो अंत में एक दो बूंद पानी नल से नीचे बाल्टी में गिरता है। उसी से आपको पता लग जाता है कि अगर नल में एक बूंद पानी बाल्टी में गिर रहा है तो उसी थियोरी के अनुसार क्या कहते हैं, सैकड़ों फीट ऊपर या हजारों फीट ऊपर से बादल का पानी भी धरती पर बारिश भी गिरेगी। तो वही फॉर्मूला वही रहता है। तो इसमें बहुत ज्यादा जटिलता नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि ट्रम्प साहब ईरान में जाके उनकी गोटी फंस गई है। इन्होंने सबसे पहले वेनेजुएला किया था। इनको लगा कि 4 घंटे में आप किसी दुनिया के बहुत बड़े तेल भंडार पर 4 घंटे में आप कब्जा कर सकते हैं। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। और ईरान के बारे में लोगों को कुछ अंदर खाने की पता नहीं था। इन्होंने भी कह दिया था कि वो कोई बहुत पिछड़ा हुआ देश है, आतंकवादी लोग रहते हैं। तो इन्होंने कैलकुलेशन गलत किया और वहां पर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान तेज था, उसने ईरान पर जो हमला हो रहा था वो तो होने दिया, लेकिन ईरान के हाथ में जो हरमूज नाम की चीज थी, जो कि दुनिया का पानी का नल था, तो एक तरह से वो पानी के नल के ऊपर, आपके घर के किचन के पानी के नल के ऊपर मान लीजिए नाग साहब आके बैठ जाए तो आपके लिए एक समस्या हो जाती है। पानी तो रुका नहीं है लेकिन नाग साहब बैठा हुआ है, आप उसको निकाल भी नहीं सकते, आपकी वो बात सुनता भी नहीं है। तो ईरान ने वैसा कर दिया, और जैसे ही ईरान ने हरमूज को पकड़ लिया, ये युद्ध उसी समय ये अमेरिका हार गया। उसके बाद आप लाख कोशिश कीजिए, एक बार नाग साहब आपके इस पर बैठ गया तो आप मान के चलिए कि वो जाने वाला है नहीं। अब आपको उसके साथ हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, उसको शिव चालीसा सुनाना पड़ेगा, तभी वो छोड़ेगा। वो छोड़ेगा भी तो प्यार से छोड़ेगा, आप उसको मार पीट के नहीं भगा सकते, क्योंकि ना गए आप फंसे हुए हैं। तो ईरान ने इस चीज का खेल खेल दिया। अब क्योंकि गोटी फंसी हुई है, इसीलिए वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए ये थोड़ा लंबा चल रहा है। क्योंकि ट्रम्प साहब को लगता है कि अगर ईरान पर हमला किया और 4 दिन के बाद अगर युद्ध खत्म कर दें या घोषणा कर दिया, तब तो लोग कहेगा कि ट्रम्प साहब हार गए। इसीलिए वो 40 बार नहीं, हो सकता है और 15 बार करेंगे, लेकिन अंत इसका यही होगा, जैसे एक बूंद पानी की बाल्टी आपके नल से बाल्टी में गिरती है, उसी तरह से बारिश का पानी भी आसमान से वहीं 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 गिरेगा। ये युद्ध खत्म होने, ये युद्ध मोर और लेस खत्म हो चुका है, क्योंकि हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का है। अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जा नहीं कर सका। हॉर्मुज दुनिया का तेल का नल है, ईरान के हाथ में है। तो जब तक ईरान चाहेगा नहीं तब तक ये खत्म नहीं होगा। बाकी आप जितना भी डिटेल्स बोल रही हैं वो सब सही है, मैंने केवल उसको, आपने कहा संक्षेप में क्या, तो संक्षेप में यह है कि हॉर्मुज का युद्ध, ईरान का युद्ध अमेरिका हार चुका है। हॉर्मुज ईरान के हाथ में है। और ये अब समस्या ये आ गई है कि इसके चलते हो ये गया है कि दुनिया में जो तेल की कीमत है ना, वो तेल की कीमत बढ़ गई है। तेल की कीमत ये युद्ध शुरू होने से पहले $60-70 पर थी प्रति बैरल, आज वो करीब करीब $100 पर हो गई है। तो किसी भी चीज का नियम होता है कि कोई चीज मैथ्स में गिनती ऊपर तो जाती है, लेकिन ऊपर किस गति से जाती है। मैथ्स में कभी कहीं भी हमने नहीं देखा कि हमको 1 2 3 4 के बदले -1 -2 -8 सब पढ़ाया गया। 1 2 3 4 मैथ्स में हमेशा चीजें गिनती ऊपर की ओर जाती है। तो ऊपर की ओर कैसे जाती है नीलू जी? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इस गति से जाती है, जिसको कहते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब सांख्यिकीय रूप से एक एक कदम ऊपर चढ़ती है। मान लीजिए वही मैंने अभी 7 स्टेप आपको बताया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप 1+1+1 के बदले अगर 1 × 2 के हिसाब से होने लगे तो 7 स्टेप में क्या होगा? 1 2 4 16 256 512 124, 7 स्टेप में आप 124 पर चले जाएंगे। बहुत ज्यादा, उसको कहते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ना। तो तेल की कीमत के साथ यह है, दुनिया में कोई भी चीज, मैथमेटिक्स का नियम है कि हर चीज क्योंकि बढ़ती है, इसीलिए आपको
हर चीज की कीमत भी आपको बाजार में बढ़ेगी। आज आप एक भी चीज नहीं बता सकते जो कि 10 साल पहले जिस रेट में मिलती थी आज उस रेट में मिलती है, कोई एक भी चीज नहीं है। ना तो पेंसिल सस्ती मिल रही है, ना तो एरोप्लेन सस्ता मिल रहा है, कोई भी चीज। सवाल ये नहीं है कि कीमत बढ़ी, सवाल ये है कि वो कीमत भी बढ़ती रही, आपका जो इनकम था, मतलब आपका जो वेतन था या आपकी जो कमाई थी वो भी उस अनुपात में क्योंकि बढ़ रही थी, इसीलिए आपको महंगाई नहीं लग रही थी। क्योंकि आपका वेतन भी बढ़ रहा है, आपकी कमाई भी बढ़ रही है, इसीलिए अगर मैं थोड़ा बहुत चीज महंगी हो गई तो आपको महंगाई नहीं होती। लेकिन अगर वो महंगाई की एक चीज की गति बहुत तेजी से बढ़ने लगे, 1, 2, 4, 16, 256 की गति से बढ़ने लगे, तो अचानक आपके पेट पे लात लगती है। तो अभी क्या हो गया है, तेल की कीमत भी, तेल की कंपनियां हैं वो जानती हैं कि तेल किस कीमत में जनता खरीद सकती है। तेल 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए, 100 रुपए, 125 रुपए तक तो चल सकता है। 1 लीटर तेल की कीमत हो जाए 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का एक पेट्रोल का कीमत हो जाए तो मतलब पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो अभी तक क्या हो रहा था, क्योंकि हॉर्मूज बंद भले हो गया था, हुआ यह था कि तेल की कंपनियां और दूसरे तेल के देश उसको कहीं दूसरे जगह से फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि मान लीजिए भारत में सारे ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक कहें कि हम किसी कारण से हड़ताल पर जा रहे हैं, भारत में सारे ट्रक हड़ताल पर चले गए। ऐसा तो नहीं होगा कि कल सुबह आपके नीचे जो किराना की दुकान है उसमें आपको आटा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ आटा दुकान में है, कुछ आटा उसका पहले से स्टोर रूम में है, कुछ आटा उससे पहले क्या कहते हैं होलसेलर के पास है। तो ट्रक का स्ट्राइक आज भी अगर शुरू हो गया तो कल सुबह आपके किराने की दुकान में आटा कम नहीं मिलेगा, कुछ दिन तक मिलते रहेगा, कुछ दिन तक उसके दुकान का स्टॉक जाएगा, उसके बाद वो गोदाम से लाएगा, उसके बाद वो वेयर हाउस से लाएगा। लेकिन अगर ट्रक स्ट्राइक एक लिमिट से ज्यादा चल गया, उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि कहीं पर आटा मिलेगा ही नहीं। तो ये हॉर्मूज का खेल था। जिस समय ये युद्ध शुरू हुआ बाकी देशों ने सोचा कि कहीं ना कहीं से हम इसको क्या कहते हैं पूरा कर लेंगे। रशिया सोचा कि हम ज्यादा तेल बना लेंगे, वेनेजुएला सोचा कि हम ज्यादा तेल निकाल लेंगे, ईरान ने सोचा कि मेरा बहुत सारा ऑयल टैंकर है हम बाहर निकाल पहले ही तो क्या कहते हैं समुद्र में तैरा देंगे। तो अभी तक वो शॉक जो था वो एब्जॉर्ब कर रहा था। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि जो भी इनका बैक स्टॉक था वो सारा का सारा खत्म हो गया है। अब तेल की कीमत बहुत ज्यादा अब उछाल लेने वाली है, और तेल की कीमत वालों को पता है कि $100, $110 से ऊपर अगर तेल की कीमत चली गई तो इस दुनिया में वो तेल कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। एक चार्ट है, वो चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो तेल की कीमतें हैं वो पहले से काफी ज्यादा हैं। हालांकि बीच में और ज्यादा नीचे मतलब और ज्यादा ऊपर गई थी, लेकिन और उसके कारण से क्या हुआ उसी चार्ट में आप देखिए कि भारत की इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से गिरी। धीरे धीरे वो पिकअप कर रही है, लेकिन अभी तक भी पुराने स्टेज पर नहीं पहुंची है। इसको उदाहरण के लिए समझाता हूं, एक टीम है जिसको हर ओवर में 10 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बीच में अगर उसने एक ओवर मेडन खेल दिया, अगले ओवर में अगर 5 रन बना भी लेता है तो ये तो कह सकता है कि पिछले ओवर से हम 5 रन ज्यादा बनाए, लेकिन तब तक आस्किंग रेट 20 हो गया था ना, क्योंकि एक ओवर मेडन खेल चुके थे। तो भारत की स्थिति ऐसी है कि क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई है, भारत की इकोनॉमी नीचे आ गई है, और हर चीज मैथमेटिक्स का नियम होता है कि इकोनॉमी हो, आपका वेतन हो, आपकी महंगाई हो, कोई भी चीज नीचे नहीं जा सकती, उसको ऊपर ही चढ़ना है। ऐसे में भारत की स्थिति बहुत दयनीय होने वाली है, क्योंकि भारत के साथ समस्या यह है कि भारत हॉर्मूज के ईरान युद्ध अगर होता या नहीं भी होता तो भारत ने, क्योंकि 13 फरवरी 2025 को, मतलब पिछले साल 13 फरवरी को भारत के प्रधान जी ने जाके अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जो व्हाइट हाउस में एक समझौता किया, जिसके तहत हमने बोल दिया, लिख के दे दिया कि भारत को सबसे ज्यादा तेल भारत अब अमेरिका से खरीदेगा। तो अब अमेरिका आपको तेल देने वाला है। हॉर्मूज के युद्ध से पहले ही आपने बोल दिया था कि हम अमेरिका से तेल लेंगे। अमेरिका से तेल आता है महंगा, क्यों? दो कारण है उसका। एक तो भारत से जो खाड़ी के देश हैं वो बहुत नजदीक हैं, भारत में जितने भी ऑयल रिफाइनरी बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि तेल जो जहाज से आता है वो कच्चा तेल आता है, वो कोई पेट्रोल और डीजल के रूप में नहीं आता है, क्रूड ऑयल के रूप में आता है। तो ये जो क्रूड ऑयल भारत में उतरता है उसको रिफाइनरों की ये जरूरत होती है। तो भारत के पश्चिमी तट पर जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में एक से ज्यादा रिफाइनरी है। गुजरात में भी रिफाइनरी है, महाराष्ट्र में भी रिफाइनरी है, कर्नाटक में भी रिफाइनरी है, केरल में भी रिफाइनरी है। ये सारे रिफाइनरी पश्चिमी तट पर इसीलिए हैं
क्योंकि पश्चिमी तट से आपका जहाज निकलते ही आप खाड़ी में चले जाते हैं, मतलब हॉर्मूज चले जाते हैं। और हॉर्मूज के अंदर चाहे वो इराक हो, चाहे कुवैत हो, चाहे ओमान हो, चाहे यूएई हो, चाहे ईरान हो, इराक हो, सारे देशों से आप तेल निकाल सकते हैं। और ये क्योंकि सबसे भारत के लिए नजदीक का रास्ता था, इसीलिए भारत को खाड़ी के देशों से सस्ता तेल आ जाता था, जल्दी आ जाता था। और हमारे क्या कहते हैं, पश्चिमी छोर पर जो हमारे पेट्रोलियम रिफाइनरी है, वो रिफाइन रिफाइन करके पूरे देश को वो दे देती थी। अब समस्या ये आ गई है कि हॉर्मूज को तो छोड़ दीजिए, आपने हॉर्मूज से ही पहले मान लिया है कि हम अमेरिका से तेल लेंगे। अब वही तेल जो आपको पड़ोस की दुकान से मिल रहा था, आपकी सब्जी नीचे की आपके पड़ोस की दुकान से मिल रही थी, किसी कारण से आपने कहा कि हम पड़ोस से नहीं लेंगे, हम रोज 5 किलोमीटर दूर जाके सब्जी लेंगे। अब इसके दिक्कत ये होगी कि आपका लेकिन समय जाया होगा। भारत क्योंकि अमेरिका से तेल लेना शुरू किया है, इसीलिए भारतीय इकोनॉमी के लिए अभी भी समस्या है। इसका सीधा ज्वलंत उदाहरण है कि ये सब होने के बावजूद भारत के प्रधान जी टीवी पर आते हैं, आपको कहते हैं कि छुट्टियां मत मनाइए, आपको कहते हैं वर्क फ्रॉम होम कीजिए। इसका मतलब क्या है? भारत की सरकार, भाजपा सरकार को पता है कि हॉर्मूज का युद्ध खत्म भी हो जाएगा तो उनकी तेल की समस्या जाने वाली नहीं है, तो क्योंकि आपने दूर से तेल खरीदना पहले ही मंजूर कर लिया है। नहीं तो सिद्धार्थ, इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप 40 बार बोले या 50 बार बोले या 100 बार बोल दें कि भाई ईरान से डील हमारी हो चुकी है, युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन भारत के लिए ईरान युद्ध कभी भी नहीं खत्म होगा जिस तरीके की डील मोदी जी ने ट्रंप के साथ साइन की है। बिल्कुल वही वही मैं कह रहा हूँ कि अभी उदाहरण के लिए बताता हूँ। अभी कल से परसों से दुनिया का एक विश्व कप फुटबॉल शुरू होने वाला है, उसमें 40-50 देश खेलेंगे। अब मुझे बताइए, उसमें कोई जीते कोई हारे, भारत को क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि भारत उसमें खेल ही नहीं रहा है। देखेगा भले भारत के, मैं भी फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन हूँ, रात में 2 बजे उठ के मैं भी मेसी को देखने वाला हूँ, रोनाल्डो को मैं भी देखने वाला हूँ। लेकिन मुझे पता है मेसी जीते या रोनाल्डो जीते, हमारा वाला कोई नहीं जीतने वाला है। तो ईरान युद्ध जो है भारत के लिए अप्रासंगिक इसीलिए है क्योंकि ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ही आप अमेरिका के पाले में जाके बैठ गए थे। आपने अमेरिका को लिखित रूप में दे दिया था कि हम आपसे तेल लेंगे। अब सोचिए, अमेरिका से तेल लेने का मतलब है 7 समुंदर पार से लेना। दूसरा है, आप अमेरिका से तेल लेने का मतलब है वेनेजुएला से तेल लेना। वेनेजुएला का तेल जमीन से निकालने में महंगा पड़ता है क्योंकि उसका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट $60 प्रति बैरल है। ईरान और खाड़ी के देश आपके देश के बगल में है, दूसरा वहां पर एक्सट्रैक्शन कॉस्ट पड़ता है $10 प्रति बैरल। तो यहाँ पर सस्ता और साफ तेल और जल्दी आपको मिलता है। वेनेजुएला से महंगा और गंदा तेल आपको देरी से मिलता है। युद्ध होने पर से पहले ही आप उसके पाले में जाके बैठ गए थे, आप मान लिए थे कि आप महंगा तेल खरीदेंगे। तो मेरे ख्याल से ईरान युद्ध खत्म भी हो जाएगा तो भारत की ऊर्जा की समस्या खत्म नहीं होने वाली। नहीं, मान लीजिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल भी जाता है तो जिस तरीके से भारत के जहाजों पर अमेरिकी मिसाइल और अमेरिका की नेवी हमला कर रही है, जिसमें हमारे 3 सेलर्स मारे भी गए कल, तो इसका मतलब ये है कि अगर युद्ध खत्म भी हो गया तो भी अमेरिका मोदी जी को ईरान से तेल नहीं लेने देगा किसी भी सूरत में। नहीं फिर क्यों लेने नहीं देगा? आप खुद ही जाके उसके मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है नीलू जी कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अब मुझे कोई कहे कि मेरी पत्नी मुझे दूसरे से शादी करने नहीं देगी, करने का सवाल ही नहीं उठता है ना, ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ। ये सवाल ही अप्रासंगिक है। आप भारत ने 13 फरवरी 2025 को भारत के प्रधान जी जाके अमेरिका के व्हाइट हाउस में लिख के आ गए, सिग्नेचर हो गया कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस निर्यातक बनेगा। अब मुझे बताइए, आप वहां जाके हो गया, आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसके बाद आप मैंने किसी से एक घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और मैंने उसका घर खरीद लिया। अब पड़ोसी किसका घर कौन खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है, मेरा तो हो गया ना नीलू जी, मेरा तो फ्लैट मेरे नाम से, मेरा फ्लैट अलॉटमेंट हो गया। अब बगल का फ्लैट कौन खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, सस्ते में खरीद रहा है, महंगे में खरीद रहा है, उससे मेरे क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये एक ऐसी चीज है जो कि पहले ही हो चुकी है। दिक्कत यह है कि आप जहां से तेल लेने की बात कर रहे हैं अमेरिका से, मैं फिर से इस चीज को तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही सबसे मुख्य बात है। बात तेल की नहीं है। आपको खाड़ी के देश से जल्दी तेल मिलता था, सस्ता तेल मिलता था और साफ तेल मिलता था। आपको लग रहा है कि वही तेल तो अमेरिका से मिल रहा है, नहीं। अमेरिका से जो तेल आएगा वो महंगा आएगा, साफ नहीं गंदा आएगा, और क्योंकि दूर है इसलिए देरी से आएगा। ये दोनों चीजों में बहुत अंतर है। पड़ोस से सस्ता और तुरंत चीज मिलना और दूर से महंगा और देरी से चीज मिलना, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि तेल एक ऐसी चीज है जो कि आपको रोज चाहिए। जैसे आपके घर में दूध है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं 1 महीने का दूध एक मेरे फ्रिज में रख लूंगा। आपको रोज सुबह 1 लीटर दूध डिलीवर होना है।
रोज सुबह आपके घर पर 1 लीटर दूध डिलीवर होना, आप ये नहीं कह सकते कि 1 महीने का 30 लीटर दूध एक ही दिन में लाके फ्रिज में रख दूंगा, नहीं नहीं, वो पूरा दूध खराब हो जाता है। तो तेल एक ऐसी चीज है जो कि आपको रोज चाहिए। अब सोचिए जो रोजमर्रा की चीज है, आप दूध के डायरी वाले को, आपके पड़ोस के डायरी वाले को छोड़ के आप कहिए कि नहीं नहीं, मैं रहता तो गुड़गांव में हूँ लेकिन मैं तेल मतलब अपने घर में दूध रोज लाऊंगा फरीदाबाद से। अब सोचिए काहे के लिए गुड़गांव में रहने वाला अगर फरीदाबाद के दूध पर लेकिन निर्भर करेगा तो डील, बहुत दिन उसके घर में चाय नहीं बनेगी एक सुबह मेरा की। आखिरी सवाल है कि ये जो डील ऑलरेडी मोदी जी ने साइन कर लिया है, अब ईरान युद्ध खत्म हो या ना खत्म हो, ये तो अमेरिका की जनता के लिए है, ट्रम्प को समझाने के लिए है दुनिया में कि भाई 40 बार वो बोल चुके हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ईरान मान नहीं रहा है, वो अलग जियो पॉलिटिक्स हो गई। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से क्या मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे क्या कोई भी चीज हमारे लिए बदलेगी? क्योंकि अब अगर नई रजीम आएगी भारत में, अगर आती है तो, अगर उसमें बड़ा अगर है कि 2029 में सरकार किसकी बनेगी, अगर बीजेपी की आएगी तो यही सरेंडर मोड हमारा कंटिन्यू करेगा अमेरिका के आगे। लेकिन अगर रजीम चेंज हो जाता है तो क्या ये चीजें बदल सकती है? क्या हम उस ट्रीटी को कैंसिल कर सकते हैं जो हमने अग्रीमेंट साइन किए हैं? क्या उसको रद्द करेगी नई सरकार? देखिए इसमें आपको मोदी जी का नाम लेके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो डील किया है वो भारत सरकार ने किया है, मतलब भाजपा ने किया है। तो भाजपा जब तक रहेगी और ये डील इसीलिए साइन हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव था, क्योंकि एक ऐसा डील जिसमें कि आप सस्ती चीज छोड़ के महंगी चीज खरीद रहे हैं, नहीं, साफ लेकिन चीज उस छोड़ के सरकार की गंदी। मुखिया तो मोदी जी है ना, मोदी जी का ही नाम आ रहा है एप्स्टीन में और दुनिया भर में। और देखिए मैं चीजों को थोड़ा अब हमको अलग ढंग से देखना है। आप भारतीय क्रिकेट टीम के अगर फैन हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सचिन तेंदुलकर रिटायर किए हैं या नहीं किए हैं। सचिन तेंदुलकर रिटायर कर जाएंगे, विराट कोहली खेलेंगे, लेकिन आप मैच देखेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सचिन तेंदुलकर जिस दिन मैच खेलना छोड़ दिए भारतीय टीम ने कहा आज से हम क्रिकेट कोई खेलना छोड़ दिए। ये कुछ चीजें जो है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो भारतीय क्रिकेट टीम जैसे सचिन तेंदुलकर के न रहने पर विराट कोहली के माध्यम से चली, विराट कोहली के न रहने पर धोनी के माध्यम से चली, धोनी के न रहने पर गिल के माध्यम से चली, तो ये चलते रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसमें मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है। भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि भाजपा अमेरिका के दबाव में आ गई है, क्योंकि भाजपा के खुद के मंत्री ने बोल दिया कि ये एप्स्टीन की हवेली में जाते थे। अब भाजपा की कोई भी सरकार रहेगी, वो ट्रंप के सामने नतमस्तक रहना, ब्लैकमेल होना उसकी मजबूरी है। अब आप जो पूछ रही हैं वो 2029 में हो, 2028 में हो, कल सुबह हो जाए, क्योंकि सरकारें गिरने के लिए कहीं कोई जरूरी नहीं है कि सरकार गिरती है चुनाव होने के बाद ही। बीच चुनाव में भी सरकारें गिर जाती है। नेपाल में गिरी नहीं क्या? बगल में बांग्लादेश में गिरी नहीं क्या? तो सरकारें बदलना कोई 2029 तक ही इंतजार करना ऐसा नहीं है। जिस तरह से कॉकरोचों का मूवमेंट भारत में चल रहा है, अगर इन लोगों ने एकाध क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया तो हमको आश्चर्य नहीं होगा कि अगले 3 महीने में गिर जाए। वो हम नहीं, यहाँ पर वो राजनीति नहीं है। मेरा कहना है कि जब तक ये सरकार का चरित्र नहीं बदलेगा, भाजपा नहीं बदलेगी, तब तक ये नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही भाजपा बदलेगी ये तुरंत बदल जाएगा। क्योंकि अमेरिका में भी देखिए, इससे पहले जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था उसके साथ आपकी इतनी समस्या नहीं थी, जैसे ही ट्रंप आए तब से समस्या हुई। तो जैसे ये बात ट्रंप की और बाइडेन की नहीं है, ट्रंप का एक एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप की एक टीम है। तो ट्रंप की टीम जब तक वहां रहेगी और इधर भाजपा की टीम रहेगी, यही समस्या रहेगी। लेकिन दोनों में से एक भी टीम अगर बदल गई, इस तरफ भाजपा के बदले कोई दूसरी टीम, कैप्टन की बात नहीं कर रहा हूं मैं हम्म। कह रहा हूं फिर से सचिन तेंदुलकर नहीं भी रहेंगे तो लोग मैच देखने आते हैं क्योंकि विराट कोहली खेल रहे हैं। तो भाजपा का कोई भी टीम यहां रहेगा तो क्योंकि भाजपा के मंत्री ने खुद ही सार्वजनिक रूप से मान लिया है कि वो एप्स्टीन की हवेली में जाते थे, और एप्स्टीन की हवेली का फाइल बहुत बड़ा है, उसमें हिंदुस्तानी लड़कियों तक का नाम आ गया है कि उन लोगों के साथ भी शोषण हुआ है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा, ये ट्रंप साहब भाजपा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो जब तक ये भाजपा इस इक्वेशन से बाहर नहीं आएगी, इस इक्वेशन से जब तक भाजपा को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं है। आपको लग रहा है कि कैप्टन बदल गया तो मैच बदलना, नहीं, कैप्टन बदलने से टीम नहीं बदलती है। टीम बिल्कुल। बदल टीम दूसरी खेलेगी तब होगा ये खेल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।